My name is Suvarna Mali and my today's topic is writing skill. आज मी तुम्हाला कथालेखन हा टॉपिक शिकवणार आहे. कथालेखन म्हणजे स्टोरी रायटिंग. तर स्टोरी रायटिंग हा सगळ्यांचाच आवडीचा विषय असतो. कारण तुम्ही 3rd 4th स्टँडर्ड पासून स्टोरी ऐकता, स्टोरी लिहितात. त्यामुळे स्टोरी रायटिंग हा शक्यतोवर मुलांचा आवडता विषय असतो. आणि हा प्रश्न जो आहे तुम्हाला प्रश्न क्रमांक 5 आ मध्ये विचारला जातो. त्यामध्ये तुम्हाला साधारणपणे 3 कृती सोडवण्यास सांगितलेलं असतं. पहिली कृती असते कथालेखन, दुसरी असते बातमी लेखन आणि तिसरी असते जाहिरात लेखन. तर या तीनही कृतींपैकी तुम्हाला कोणत्याही 2 कृती ह्या सोडवायला येतात. प्रत्येक कृतीला 5 मार्क्स असतात आणि 2 कृती मिळून 10 मार्कांचा हा प्रश्न असतो. त्यामध्ये पहिलं जे असतं स्टोरी रायटिंग म्हणजे कथालेखन आणि जाहिरात लेखन हे 2 विषय साधारणपणे मुलांच्या आवडीचे असतात आणि मुलं तेच लिहिण्याचा प्रयत्न करतात. तर आज मी तुम्हाला ऑलरेडी तुमचं सगळं झालेलं आहे, पण तरीही एक रिव्हिजन म्हणून तुम्हाला कथालेखन बद्दल, स्टोरी रायटिंग बद्दल मी आज सांगणार आहे. तर कथालेखन हे वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारलं जातं. आता आपल्या परिचयाचे असलेले कथालेखन म्हणजे मुद्द्यावरून गोष्ट लिहिणे किंवा गोष्ट तयार करणे. त्यानंतर शब्दांवरून गोष्ट तयार करणे किंवा एखादं स्लोगन दिलेलं असतं, त्या स्लोगनवरून आपल्याला गोष्टही लिहायची असते किंवा कथा तयार करायची असते. काही वेळेस तुम्हाला एकतर बिगिनिंग दिलेली असते, तर एंडिंग करायचं असतं स्टोरीचं. जर एंडिंग दिलेलं असेल, तर तुम्हाला बिगिनिंग करायची असते, स्टार्टिंग करायची असते. तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने कथालेखनाचा प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. तर बघा, आज मी तुम्हाला कथालेखन सगळ्यांना माहिती आहे. तुमचं प्रॅक्टिसही झालंय. तुम्ही बऱ्याच पेपरमध्ये ते लिहिलं असेल. पण काही-काही विद्यार्थ्यांना ते व्यवस्थित समजत नाही. म्हणजे आता बघा पहिला पॉइंट आपला आहे कथालेखनामध्ये कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिहिणे. आता कथेचा पूर्वार्ध म्हणजे कथेची स्टार्टिंग म्हणजे आपल्याला बिगिनिंग दिलेली असते. इव्हन इंग्लिशमध्ये पण अशाच टाइपमध्ये स्टोरी रायटिंग येते आणि त्यामध्ये तुम्हाला स्टोरीचा बिगिनिंग दिलेला असतो आणि तुम्हाला तो एंडिंग करायचा असतो, कंप्लीट करायचा असतो. पण जेव्हा प्रश्नपत्रिकेमध्ये पूर्वार्ध हा प्रश्न म्हणून दिलेला असतो, तर ते तेवढ्या लाईन्स तुम्हाला लिहायच्या नसतात. जेव्हा तुम्ही स्टोरी लिहायला सुरुवात करतात, तेव्हा कथेचा पूर्वार्ध समजा 2 लाईनमध्ये दिलेला आहे, 3 मध्ये दिलेला आहे, तर तुम्हाला तो लिहायचा नसतो. तुम्हाला त्याच्या पुढून तुमची स्टोरी लिहायला सुरुवात करायची असते. आता पूर्वार्ध म्हणजे बिगिनिंग तो दिलेला असतो, तर आपल्याला कथेचा हा शेवट करायचा असतो. त्यानंतर उत्तरार्ध लिहिणे. समजा उत्तरार्ध तुम्हाला दिला आहे आणि तुम्हाला पूर्वार्ध लिहावा लागतो. म्हणजे कथेचा एंडिंग दिलेला असतो स्टोरीचा आणि तुम्हाला बिगिनिंग पासून ती स्टोरी लिहायची असते. तर त्याही वेळेला जो पत्रिकेमध्ये तुम्हाला जो उत्तरार्ध दिलेला असतो, तो तुम्हाला लिहायचा नसतो. त्याला मार्क्स नाही देत. उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहिणे. त्यानंतर सर्जनशील पद्धतीने आपल्याला ते पॉइंट्स स्टोरीमध्ये लिहायचे असतात. म्हणजे समजा शब्द दिलेले असतात, तर त्या शब्दांची जुळवाजुळव करून एकमेकांची संगत घालून आपल्याला ती गोष्ट तयार करायची असते. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कथा ही 80 ते 100 शब्दातच लिहावी. कथा ही 80 ते 100 शब्दातच लिहावी आणि ती कधीही कथा स्टोरी रायटिंग लिहिताना कधी पण पास्ट टेन्स हा आपल्याला वापरायचा असतो. पास्ट टेन्स मध्ये स्टोरी लिहायची असते. तर आपण बघा आता शब्दांवरून कथालेखन कसं असते, ते तुम्हाला मी थोडक्यात सांगणार आहे. काही शब्द दिलेले असतात प्रश्नपत्रिकेमध्ये आणि त्या शब्दांवरून आपल्याला गोष्ट तयार करायची असते किंवा कथा लिहायची असते. तर बघा इथे 4 शब्द दिलेले आहे. पतंग. आता शब्दावरून कथालेखन म्हणजे त्याचा फॉर्मॅट असा असतो. शब्द दिलेले असतात आणि त्यावरून आपल्याला कथा लिहायची असते. दुसरं असते कथा बीजावरून कथालेखन. म्हणजे एक स्लोगन दिलेलं असतं. म्हणजे करावे तसे भरावे, अति तिथे माती असे स्लोगन्स दिलेले असतात. कथाबीज दिलेले असतात आणि त्यावरून आपल्याला गोष्ट तयार करायची असते. काल्पनिक पात्र आपल्याला घ्यायची असतात. त्यानंतर असते आपली अपूर्ण कथा पूर्ण करा. तर यामध्ये बघा तुम्हाला हा कथेचा पूर्वार्ध आहे की उत्तरार्ध हे कसं कळणार? म्हणजे कथेची
स्टार्टिंग दिलेली आहे आणि आपल्याला एंडिंग करायची आहे, की एंडिंग दिलेली आहे आणि आपल्याला स्टार्टिंग करायची, हे आपल्याला कसं समजणार? तर बघा, हे लास्टला ते डॉट डॉट आपल्याला दिसत आहेत. तर ह्या डॉट वरून आपल्याला कळतं की आपल्याला कथेचा पूर्वार्ध दिलेला आहे. म्हणजे कथेची स्टोरीची स्टार्टिंग दिलेली आहे आणि आपल्याला ती गोष्ट एंडिंग करायची आहे. तर समजा हे तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेत एवढा मोठा तुम्हाला पूर्वार्ध दिलेला आहे. तर तुम्हाला उत्तरपत्रिकेमध्ये लिहिताना हा वरचा मॅटर काहीच लिहायचा नाहीये. याच्या पुढून तुम्हाला कथा स्टार्ट करायची आहे. कारण एवढं लिहिल्यानंतरही तुम्हाला ह्या लिहिलेल्याला मार्क्स मिळणार नाहीत. पुढे जे तुम्ही कथा कंप्लीट करणार आहात, त्याच्यावरच फोकस होईल आणि त्यानुसार तुम्हाला मार्क्स दिले जातील. तर बघा, शब्दांवरून कथालेखन. आता शब्दावरून कथालेखन करताना आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला ते शब्दांचा अर्थ माहित असायला हवा. आणि त्या अर्थ माहित असला तरच आपण कथा लिहू शकतो. त्यासाठी आपल्याला वाचनाची गरज असते. आपल्याला व्होकॅब्युलरी, शब्दार्थ आपले पाठ असायला पाहिजे. तर बघा, इथे 4 शब्द दिलेले आहेत. पतंग, बदक, ढग आणि पक्ष्यांचा थवा. तर सगळ्यांना माहिती आहे पतंग. पतंग म्हणजे काईट. बदक आणि ढग. ढग म्हणजे क्लाउड्स. तर या 4 शब्दांवरून तुम्हाला ही गोष्ट ही तयार करायची आहे. आता ही गोष्ट एखाद्या कंपोजिशन बुकमध्ये किंवा कोणत्यातरी रेडीमेड मटेरियलमध्ये तुम्हाला भेटणार नाही. यामध्ये शब्द दिले आहे आणि त्या शब्दांवरून तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने कथा ही तयार करायची आहे. तर प्रत्येकाची कथा ही वेगवेगळी असणार आहे. शब्द हेच असणार, शब्दांना अनुसरून कथा लिहिणार, पण प्रत्येकाचा मुद्दा हा वेगळा असणार आहे. कोण कशा पद्धतीने लिहितो, कोण कशा पद्धतीने लिहितो, हे तुमच्यावर डिपेंड असणार आहे, की तुम्ही कशा पद्धतीने ती कथा शब्दांची जुळवाजुळव करून तुम्ही कशा पद्धतीने ती कथा लिहित आहात. ओके. तर आता बघा, पतंग, बदक, ढग आणि पक्ष्यांचा थवा. तर तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला बघा दिसतंय, सुंदरबन नावाचे जंगल होते. आता बघा, बदक, ढग आणि पतंग, पक्ष्यांचा थवा. तर आपल्याला सिटीज मध्ये, आपण मुंबई सारख्या सिटीज मध्ये राहतो, तर आपल्याला असं एवढं एकदम पक्ष्यांचा थवा, क्लाउड्स, बदक, पतंग या साऱ्या गोष्टी आपल्याला बघायला मिळणार नाही. त्या क्वचितच आपल्याला बघायला मिळणार. पण आपण जर एखाद्या निसर्गरम्य ठिकाणी, जंगलाच्या ठिकाणी किंवा गावाच्या ठिकाणी आपण राहत असलो, तर तिथे आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला मिळतात. तर बघा, इथे स्टोरी लिहिताना कशी सुरुवात केली आहे. सुंदरबन नावाचे जंगल होते. जंगलाच्या मधोमध वारना तलाव होता. आता अभी देखो, यहाँ पे बदक बोल रहा है, तो बदक मतलब डक होता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे तलाव मेंशन किया है. मतलब एक लेक है, उसमें बदक तैरता है. त्या तलावात विविध प्रकारचे मासे, कासवे, बेडूक, बदके व बगड़े अगदी मित्र बंधुत्वाच्या नात्याने राहत होते. मतलब एक जंगल था सुंदरबन नाम का, और वहां पे एक तालाब था, और वो तालाब में बहुत सारे मछली, कछुआ, फॉक्स, ये सारे वहां पे अपने मतलब फ्रेंड्स जैसे रहते थे. एक दिवस बदक आपल्या सवंगड्यांसोबत म्हणजे मित्रांसोबत, एक दिवस बदक आपल्या सवंगड्यांसोबत तड्यात पोहत होते. त्याचे सहज लक्ष आकाशाकडे गेले. तर त्याला, मॅडम आवाज येतोय ना माझा? हॅलो, हॅलो, हॅलो मॅम, हॅलो, हॅलो. Hello, yes, yes, हाँ ma'am. बेटा, आवाज सुनाई दे रही ना मेरी? Yes, yes. हं. तर त्याला आकाशातून पांढरे शुभ्र ढग सरकताना दिसले. नंतर एक रंगीबिरंगी पक्ष्यांचा थवा आकाशातून विहार करताना त्याला दिसला. बघा, एक दिवस बदक मतलब डक जो है अपने फ्रेंड्स के साथ एक तालाब में तैरते रहता है. वो क्या बोलता है, वो उसका ध्यान ऐसे ही अपने बादल की तरफ जाता है, और क्या दिखता है वो, कि बादल सफेद रंग के बादल उसको दिखाई देते हैं. उसके बाद उनको पंछी आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं. फिर थोडी मान वळल्यावर त्याला एक सुंदर पतंग आभाळात उडताना दिसला. थोड़े टाइम के बाद बदक को जो है, डक को एक काइट आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है. या सर्वांना पाहून बदक थोड़े हिरमुसले. देखो, ये सबको देख के बदक को थोड़ा
मतलब वो निराश हो जाता है. हिरमुसले मतलब निराश हो जाना. त्याचा उतरलेला चेहरा पाहून त्याच्या मित्राने त्याला विचारले, "काय रे? काय झाले?" त्यावर बदक म्हणाला, "वर आकाशात बघ. ढग, पक्षी, पतंग कसे छान दिसत आहेत. उंच आभाळातून जमिनीवर पाहताना त्यांना किती मजा वाटत असेल. आपण एवढ्या उंचीवर पोहोचू शकत नाही. देखो, डक को क्या लगता है कि मतलब आसमान में पंछी, काइट ये देखो कैसे उड़ सकते हैं और उनको कितना अच्छा लगता होगा ऊपर से नीचे देखने को, कितना मजा आता होगा। और हम लोग जो है पानी में तैरते हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते ऊंचे आसमान में, तो उसको थोड़ा ये लगता है मतलब वो निराश हो जाता है। त्यावर बदकाचा मित्र त्याला म्हणाला, "अरे, हे सर्व फार काळ नाही टिकत. आकाशात टिकू शकणार नाहीत. थोड्या वेळाने सर्व खालीच येतील." उसका फ्रेंड उसको समझाता है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए आसमान में नहीं टिक सकते. थोड़े टाइम के बाद उनको नीचे आना ही पड़ेगा. थोड्या वेळाने सर्व खालीच येतील. ढगांना थंड हवा लागली की पाऊस पडेल. पतंगाच्या मांज्याला ढील दिली की तो खाली कोसळेल. आणि पक्ष्यांचा थवा दमल्यावर जमिनीवरच उतरेल म्हणजे सर्वांना खालीच यावं लागेल. उलट त्यांच्यापेक्षा आपणच नशीबवान आहोत. देखो, मतलब जो-जो चीज़ें भी आसमान में वो बतख को दिखाई दे रही है, तो वो उसका फ्रेंड जो है उसको समझाता है कि देखो, थोड़े टाइम के बाद उनको नीचे ही आना है। जैसे क्लाउड्स है, उनको अगर हवा लगती है ठंडी तो क्या होता है बारिश स्टार्ट हो जाती है, बारिश होना शुरू हो जाता है और वो काले बादल हट जाते हैं। उसके बाद पतंग जो होता है, काइट अगर उसको हम लोगों ने वो मांझा रहता है उसका तो अगर उसको भी काट दिया या हवा नहीं चलती है तो वो अपने आप नीचे आ जाता है। और ये पंछी जो है वो भी ज़्यादा टाइम नहीं उड़ सकते आसमान में, जब वो थक जाते तो वो नीचे ही आते हैं ज़मीन पे। तो ऐसा उसका फ्रेंड जो है उसको समझाता है कि थोड़े टाइम के लिए वो भी नीचे आ ही जाएँगे. उलट त्यांच्यापेक्षा आपणच नशीबवान आहोत. देवाने आपल्याला छान पोहण्याची कला दिली आहे. पोहण्याची कला दिली है मतलब उनको तैरने की आर्ट मतलब तैरना उनको आता है. गार पाण्यात पोहताना किती मजा येते. त्यावर बदक म्हणाले, "मित्रा, बरोबर आहे तुझं म्हणणं. पटलं मला. देवाने आपल्याला जसे घडवले आहे, तसे आपण राहावे. त्याचाच आनंद मानावा." मतलब देखो यहाँ पे हमें जैसे हम लोग जैसे हैं, वैसे ही हमें खुश रहना है। तो यहाँ पे देखो तात्पर्य, अभी स्टोरी लिखते समय तुम लोगों को पहला हेडिंग देना जरुरी है. ओके. बदक आणि त्याचे मित्र असं तुम्ही हेडिंग देऊ शकता. हं. जैसे ठेविले अनंत तैसेची रहावे. तात्पर्य मॉरल ऑफ द स्टोरी में क्या लिखा है देखो, जैसे ठेविले अनंते तैसीच रहावे. मतलब हमारे पास जो चीज़ है, जो हमारे पास है, हम लोग जैसे हैं वैसे ही हमें खुश रहना है. ओके. तो ही झाली तुमची शब्दांवरून कथालेखन. तर बघा तुम्हाला शब्दांवरून कथा कशी तयार केलेली आहे, कशी त्यामध्ये पात्रांचा कसा समावेश केलेला आहे, हे तुम्हाला ह्या स्टोरीवरून तुम्हाला आयडिया येईल. आता नेक्स्ट जे आहे आपलं कथाबीज. आता कथाबीज म्हणजे स्लोगन. इथे बघा करावे तसे भरावे. जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं. तो करावे तसे भरावे मतलब म्हणजे जैसा हम लोगों ने किया है वैसा ही हमें फल मिलेगा, इसका मतलब है. तो ये कथा बीजावरून जेव्हा आपण कथा तयार करतो, गोष्ट तयार करतो, त्यावेळीही आपल्याला त्या कथा बीजाचा अर्थ माहीत असणे गरजेचे आहे. कारण कथा बीजाचा स्लोगनचा आपल्याला अर्थच नाही समजला, तर आपण कथा कशी लिहिणार? कथेचा जो मॅटर असणार, तो आपला चुकीचा होईल. त्यामुळे तुम्हाला कथा बीजाचा अर्थ माहीत असणे गरजेचे आहे. आता बघा ही स्टोरी करावे तसे भरावे. सोनपूर नावाचे गाव होते. गावात वारणा नदी वाहत होती. आता प्रत्येकाची स्टोरी ही वेगवेगळी असणार आहे. कोण कशा पद्धतीने पात्र घेणार आहे, कोण कोणत्या गावाचं नाव टाकणार आहे स्टोरीमध्ये. त्यानंतर त्याचे पात्र 2 असणार, 3 असणार आणि त्यांचे रिलेशन काय असणार त्या पात्रांची एकमेकांशी, हेही त्यामध्ये सांगणे गरजेचे आहे. तर बघा सोनपूर नावाचे गाव होते. गावात वारणा नदी वाहत होती. त्यामुळे गावची हवा शुद्ध होती. सर्वत्र हिरवळ होती. गावातील
धनराज शेठने एक हत्ती पाळला होता. त्याचा माहूत रोज हत्तीला नदीवर घेऊन जायचा. हत्ती नदीत स्नान करायचा, पाणी प्यायचा. आता माहूत म्हणजे जो हाथी को लेके जाता है उसको माहूत बोलते हैं. तो धनराज शेठ नाम का एक आदमी था और उसने मतलब उसके पास एक हत्ती था. तो वो हत्ती को लेके मतलब नदी पे लेके जाते थे. वारणा नाम की नदी थी वहां पे. सोनपुर नाम नाम का गाव था. तर हत्ती नदीत स्नान करायचा, पाणी प्यायचा. नदीकडे जाणारी वाट बाजारातून जाणारी होती. देखो, नदी की तरफ जो रास्ता जाता था वो कहाँ से होके जाता था? बाजार से होके जाता था. या बाजारात एका शिंप्याचे दुकान होते. आता शिंपी म्हणजे टेलर. तर बाजारात जाते वेळी मध्येच एका शिंप्याचे दुकान होते. शिंपी आणि माहूत. माहूत मतलब जो हत्ती के ऊपर बैठता है और उसको लेके जाता है, घुमाता है, उसको माहूत बोलते. शिंपी आणि माहूत दोघे मित्र होते. हत्तीला घेऊन जाताना येताना माहूत शिंप्याशी बोलायचा. शिंपी हत्तीच्या सोंडेत कधी पेरू, कधी केळे द्यायचा. हत्ती सुद्धा ती फळे खायचा. एके दिवशी शिंपी दादाला वाटले आपण हत्तीची गंमत करावी. देखो, एक दिन क्या होता है, शिंपी और माहूत ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और आते जाते समय क्या होता था, वो शिंपी जो है टेलर जो है हत्ती के सोंड में उसको कुछ भी खाने को देता था, मतलब पेरू देता था, कभी केला देता था और हत्ती भी उसको अच्छे से खा लेता था. लेकिन एक दिन शिंपी दादा को मतलब टेलर को ऐसे लगता है कि एक दिन अभी हम लोग हत्ती का मजाक उसका ये करेंगे. हत्ती त्याच्याजवळ आला फळे घेण्यासाठी. त्याने आपली सोंड पुढे केली. शिंपी दादाने त्याला फळ न देता हळूच सुई त्याच्या तोंडाला टोचली. देखो, अभी हर रोज की तरह जो है हत्ती कुछ खाने के लिए सोंड आगे करता है उसके ये तो शिंपी दादा उसको फल नहीं देता है, क्या देता है, सुई उसके सोंड को मतलब लगाता है, ट्रंक को उसके लगा देता है. तो उससे क्या होता है, हत्ती को तकलीफ होती है. हत्ती कळवळला मतलब हत्ती को तकलीफ हुई, त्याला राग आला, पण तो मुकाट्याने नदीवर निघून गेला. देखो, हत्ती को गुस्सा आया और वो गुस्से में नदी की तरफ चुपचाप निकल गया. उसके बाद हत्तीने नदीवर अंघोळ केली. तो घरी जायला निघाला तेव्हा येताना त्याने आपल्या सोंडेत गढूळ पाणी भरून घेतले. देखो, अभी हत्ती को गुस्सा आया था और वो नदी पे गया नहाने के लिए और वहां पे उसने क्या किया, अपनी सोंड में गंदा पानी भर के लिया. वाटेत शिंपी दादाचे दुकान होतेच. शिंपी दादा सदरा शिवत होते. सदरा मीन्स शर्ट. टेलर जो है वो शर्ट सिला रहे थे. हत्तीने हळूच फुस्स करून सोंडेतील पाणी दुकानात कारंजाप्रमाणे उडविले. देखो, हत्ती को गुस्सा था क्योंकि उसने टेलर ने शिंपी दादा ने जाते समय उसके सोंड को सुई लगा दिया था, चुबा दिया था उसको, तो उसको बहुत तकलीफ हुआ था. तो वही गुस्सा उसके ध्यान में था और वापस आने के टाइम हत्ती ने क्या किया, हत्ती ने अपने सोंड में गंदा पानी, गढ़ूर पानी मतलब गंदा पानी, मैला पानी अपने सोंड में भर के लेके आया और उसने वो शिंपी दादा के दुकान में उसको उडाया. दुकानात पाण्याचे तुषार सर्वत्र उडाले. सर्व कपडे भिजून त्यावर गढूळ पाण्याचे डाग पडले. ही मज्जा पाहून लोक पोटभर हसले. देखो, यहाँ पे मतलब करावे तसे भरावे. जैसे उसने किया हाथी के साथ में टेलर ने, वैसे ही हाथी ने उसके साथ किया. देखो, यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी में भी सबका सेम नहीं रहेगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी सबका अलग अलग सेंटेन्स आएगा, सबका अलग अलग हेडिंग आएगा. आता अभी कथा बीजावरून कथा लेखन जर तुम्हाला दिलेलं असेल तर ऑलरेडी तुम्हाला शीर्षक हे दिलेलं असणार आणि शीर्षक लिहिणं हे गरजेचं आहे कथालेखनमध्ये. त्यासाठी तुम्हाला 1 मार्क्स दिला जातो आणि तात्पर्यही लिहिणे गरजेचे आहे. म्हणजे कथा जेव्हा तुम्ही शेवट करता कथेचा किंवा कथा तुमची लिहून पूर्ण होते, त्यावेळी खाली तुम्हाला एक तात्पर्य एका सिंगल सेंटन्समध्ये तात्पर्य लिहायचं असतं. तर बघा या स्टोरीचं तात्पर्य म्हणजे तात्पर्य मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी. कुणालाही त्रास होईल अशी मस्करी गंमत करू नये. देखो, करावे तसे भरावे, जैसे किया वैसे भरो, ऐसे यहाँ पे हमें बताया गया है.
तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। मतलब एग्जाम में स्टोरी राइटिंग के लिए ये 2 टाइप्स हो गए, शब्दांवरून कथा लेखन और कथा बीजावरून कथा लेखन। अभी आगे हम लोग देखेंगे अपूर्ण कथा पूर्ण करा। मतलब आपको कथा आधी दी है और आधी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें समझना है कि ये स्टार्टिंग है कि एंडिंग है, तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि लास्ट में देखो डॉट डॉट दिखाई देता है, तो हमें इसका मतलब हम लोगों को आगे स्टोरी कंप्लीट करना है। स्टोरी का बिगिनिंग दिया है, स्टार्टिंग दिया है। तर बघा आता स्टार्टिंग आपल्याला वाचून आपल्याला कथेची थोडी आयडिया येते की आपल्याला नेमकं गोष्टीत काय लिहायचं आहे, कशी सुरुवात करायची आहे, ते आपल्याला ह्यावरून समजते। आज 26 जानेवारी भारताचा गणतंत्र दिन हा प्रश्न आहे। आता तुम्ही रीड करते आणि त्यानंतर आपण ती पुढची कथा कशी लिहिली जाऊ शकते ते आपण बघणार आहोत। आज 26 जानेवारी भारताचा गणतंत्र दिन। अर्णव स्वच्छ शालेय गणवेशात तैयार होऊन शाळेत गेला। देखो यहाँ पे अर्णव नाम का लड़का है और वो स्कूल में अच्छा यूनिफॉर्म पहन के गया था। 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। त्यानंतर माननीय प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम सुरू झाला। विद्यार्थ्यांनी ध्वजवंदन केले, राष्ट्रगीत, ध्वजगीत, देशभक्तीपर गीत सादर केले। अध्यक्षांच्या प्रेरणादायी भाषणानंतर अर्णवचे देशभक्तीचा संदेश देणारे व देशभक्तांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे भाषण झाले। वृक्षारोपण, खाऊ वाटप झाल्यानंतर मुले घरी जायला निघाली। अर्णव देखील आपल्या 3 चाकी सायकल जवळ आला। देखो, जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो वो सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए कि स्टोरी हमें किस चीज के बारे में लिखना है, स्टोरी में क्या मैटर दिया है, हमें उसके साथ जुड़ते हुए कौन से पॉइंट्स हमें वो स्टोरी में लिखना है। अर्णव ये एक पात्र है, एक कैरेक्टर है स्टोरी का अपने। अर्णव देखील आपल्या 3 चाकी सायकल जवळ आला। मुलं पांगताच तोही निघाला। मुलं पांगताच तोही निघाला। सावकाशपणे हुतात्मा चौकापर्यंत पोहोचला। लाल दिव्याचा संकेत मिळताच जागेवर थांबला। चौकात खूप गर्दी होती। अनेक छोटी मुलं हातात छोटे तिरंगे झेंडे घेऊन पालकांच्या वाहनावर बसली होती। हिरवा दिवा दिसताच थांबलेली गर्दी पुढे सरकली। अर्णवनेही हाताने चाकाला वेग दिला। एवढ्यात सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा असं, और आगे देखो डॉट डॉट लिखा है। अभी यहाँ पे पात्र अर्णव नाम का लड़का है। 26 जनवरी का सेलिब्रेशन होने के बाद वो रिटर्न घर पे आ रहा है, ये हमें समझना जरूरी है। और देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है सेकंड पैराग्राफ में, अर्णव देखील आपल्या 3 चाकी सायकल जवळ आला। अभी अर्णव के पास 3 पहिए की साइकिल है। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि 3 पहिए की साइकिल किसके पास होती है, जो हैंडीकैप होता है। जनरली हम लोग 2 ही व्हील्स वाली साइकिल हम लोग चलाते हैं, तो उसके पास 3 चाकी मतलब उसको 3 पहिए थे। तो वो हैंडीकैप था। तो इससे हमें ये थोड़ा आइडिया आता है कि हमें अभी आगे क्या स्टोरी लिखना है, क्या उसने देखा और क्या है मैटर सारा। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टोरी को क्या देना है, हमें शीर्षक देना है, हेडिंग देना है। ओके, तो तुम लोग जो है सबका हेडिंग अलग अलग आएगा। 26 जनवरी भारताचा गणतंत्र दिन किंवा भारताचा गणतंत्र दिन, खरा नागरिक, असं आपण कोणतंही शीर्षक आपण देऊ शकतो। तर बघा इथे खरा गणतंत्र दिन हे तुमचं शीर्षक दिलेलं आहे आणि स्टोरी आपल्याला पुढे आता कंप्लीट करायची आहे। देखो यहाँ पे पीछे क्या दिया है, एवढ्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारं असं डॉट डॉट, एवढ्यात असं दृश्य त्याला दिसलं। देखो आगे कंप्लीट किया है सेंटेंस, असं दृश्य त्याला दिसलं। मतलब अर्णव जब घर पे रिटर्न आ रहा था 26 का सेलिब्रेशन करके, तो उसको वहां पे क्या दिखाई देता है, एक कुछ अजब ही सीन उसको दिखाई देता है।
चौकाच्या मध्यभागी काही मुलं जमलेल्या गर्दीशी काहीतरी बोलत होती. नंतर अर्णवची नजर थोडी आजूबाजूला फिरली, तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की काही मुलं मुली रस्त्यावर पडलेले तिरंगे वेचत होती. देखो, अभी 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे फ्लैग्स बिकने के लिए आते हैं, हम लोग खरीदते हैं, छोटे बच्चों के लिए खरीदते हैं, बड़े भी खरीदते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जैसे हमारा फ्लैग होस्टिंग हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर पैर रख के हम लोग चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, अपने तिरंगे का अपना अपमान होता है. आणि जमा करून चौकाकडे धाव घेत होती. अर्णवला उत्सुकता वाटली. कोण असतील ही मुलं? ते नेमके काय करत असतील? तो ये सब जो है अर्णव ने देखा और उसको क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उसको देखना था. देखो, क्वेश्चन मार्क यूज किया है यहाँ पे, और ये सारी चीजें जो है कथा लेखन में इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हारे सेंटेंसेस पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है कि नहीं, स्टोरी अच्छा लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया है, या मतलब वो एक पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग अगर देते हैं तो वो स्टोरी अच्छी, मतलब पढ़ने को अच्छी लगती है, दिखाई अच्छी देती है. अर्णवने सायकल पुन्हा चौकाच्या दिशेने वळवली. चौकाच्या मध्यभागी जमलेल्या गर्दीत जाऊन तो उभा राहिला. समोर 3-4 मुलं होती. साधारण 10 ते 12 वर्षाची असतील. त्यांच्या अंगावर अर्णवसारखे स्वच्छ इस्त्री केलेले कपडे नव्हते. उलट अतिशय जुने, कडकट, मळकट कपडे त्या मुला-मुलींनी परिधान केले होते. त्यांची गरिबी त्यांच्या राहणीमानातून स्पष्ट दिसत होती. त्यांच्यातला एक साधारण 12 वर्षाचा मुलगा गर्दीशी संवाद साधत होता. देखो, अर्नय वहां पे देखने गया तो उसको क्या दिखाई दिया कि 3-4 बच्चे जो है 10 to 12 इयर्स के है वो, और उनके पास उनके बदन पे जो है प्रेस किए हुए कपड़े नहीं थे या नए ऐसे कपड़े नहीं थे, बहुत ही पुराने थे. और वो क्या कर रहे थे, देखो उसमें से एक 12 इयर्स का लड़का जो है बात कर रहा था. संवाद साधने मतलब बोलना. देखो क्या बोल रहा था वो, साहेबांनो, तुम्ही असे नका न वागू. हा तिरंगा आपल्या देशाचा अभिमान आहे. त्याला अशी रस्त्यावर नका ना भिरकावू. देखो, वो जो बच्चा अनपढ़ है, स्कूल में नहीं जा सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना सिग्नल्स पे बच्चे रहते हैं, उनका ना स्कूल होता है ना कुछ होता है, जैसा जो मिलता है वो खाते हैं, जैसा भी कपड़ा रहेगा वो, तो वही बच्चे हैं. तो देखो, हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, खाली दिखावा करते हैं. हाँ, आज रिपब्लिक डे है, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, जाएंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे, फ्लैग खरीदेंगे, लेकिन क्या करेंगे, बाद में वो फ्लैग को फेंक देंगे. तो देखो, वो क्या बताना चाहता है, साहेबांनो, तुम्ही असे नका ना वागू. हा तिरंगा आपल्या देशाचा अभिमान आहे. त्याला असे रस्त्यावर नका ना भिरकावू. आम्हा रस्त्यावरच्या पोरांना पण वाईट वाटतं हो. ह्योच तुमचा राष्ट्राभिमान हवाय? सकाळी उठून तिरंग्याला सलाम ठोकायचा आणि घरी जाताना तोच कचऱ्यावाणी कुठं बी फेकून द्यायचा? बघा, हे तिरंगे गोळा करून आम्ही गणतंत्र दिवस साजरा करत आहोत. देखो, गणतंत्र दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बच्चे? फेंके हुए तिरंगा, फेंके हुए फ्लैग्स को जमा करके वो अपना रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपल्या तिरंग्याचा अपमान न करणं हाच आमचा गणतंत्र दिन आहे. त्या मुलाच्या एकूण आपल्या हातातील झेंडा आपण कुठे भिरकावला ते अर्णवने आठवण्याचा प्रयत्न केला. जैसे ही वो बच्चा बोलता है कि देखो, ये फेंके हुए तिरंगे, ये फेंके हुए फ्लैग जो है, हम लोग जमा करके हम लोग गणतंत्र दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. तभी अर्णव याद करने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ में जो तिरंगा था, मेरे हाथ में जो झंडा था, वो मैंने कहाँ पे फेंक दिया या कहाँ पे गिर गया मेरे हाथ से. शाळेच्या द्वाराबाहेरील एका झाडाजवळ अनेक मुलं चुरगडलेले, फाटलेले झेंडे टाकत होती. त्यातच अर्णवनेही आपला झेंडा भिरकावला होता. अर्णवला त्याची चूक लक्षात आली. आज त्या अशिक्षित, गरीब
पण राष्ट्राभिमानी मुलांनी अर्णवचे डोळे उघडले होते. त्यांच्यातील व आपल्यातील महत्वाचा फरक त्यांच्या लक्षात आला होता. अर्णव त्वरित 3 चाकी सायकल घेऊन शाळेच्या दिशेने निघाला. शाळेच्या प्रवेशद्वारापाशी झेंडाचा खच पडला होता. देखो, स्कूल के गेट के पास बहुत सारे झेंडे, बहुत सारे फ्लैग नीचे गिरे हुए थे. ते पाहून अर्णवला वाईट वाटले. त्याने जमिनीवरचे झेंडे वेचायला सुरुवात केली. एक अपंग मुलगा आपल्या 3 चाकीवरून झेंडे उचलतो आहे, ते पाहून आजूबाजूची माणसेही त्याला मदत करू लागली. सर्वांच्या चेहऱ्यावर अपराधी भाव होते. देखो, जैसे ही अर्णव ने याद करने की कोशिश की कि मैंने वो फ्लैग कहाँ पे फेंका है, और वैसे ही वो वहां से वापस अपने स्कूल में जाता है और झंडे जहाँ पे नीचे गिरे हैं फ्लैग वो उठाता है, और उसको देख के है दूसरे लोग भी क्या करते हैं कि अरे, सही में हम लोगों से मिस्टेक हो गई, हम लोगों ने अपने झंडे का अपमान किया है, और वो फ्लॅग उठाने में उसको मदत करते हैं. अर्णव घरी परतला तो खूप थकूनच. त्याने आईला सर्व हकीकत सांगितली. मायेने त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवला आणि म्हणाली, अर्णव, उशिरा का होईना, तुला तुझी चूक उमगली, हे महत्वाचं. ह्या गोष्टी शाळा आणि पालक नाही शिकवत. ह्या गोष्टी शाळा आणि पालक नाही शिकवत. त्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून समाजात जातात. त्या चौकातील मुलांचे बोल कायम लक्षात ठेव. हो आई, म्हणत थकलेला अर्णव आईच्या कुशीत शिरला. देखो, ऐसे ही ये स्टोरी खत्म हो गई. और उसका तात्पर्य देखो क्या दिया है. वरच्या वर दिखावटीपेक्षा गोष्टींचा खरा अर्थ समजून त्यानुसार वागावे. देखो, कोई भी चीज हमें दिखावे के लिए नहीं करना है. हमें उसका मीनिंग समझ के उसी हिसाब से हमें रहना है, या उसी हिसाब से हमें दिखावा नहीं करना है. तो ये है अपूर्ण कथा कैसे पूरी की जाती है. स्टार्टिंग दिया रहेगा तो एंडिंग कैसे किया जाता है. देखो, कोई भी कथा लेखन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला है हेडिंग और दूसरा है तात्पर्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी. तो ये 2 चीज होना जरूरी है स्टार्टिंग और एंडिंग में. भले ही तुम लोगों को कथा किसी भी टाइप्स में पूछी जाती है. जैसे देखो, अभी सबसे फेवरेट टॉपिक बच्चों का क्या होता है, मुद्द्यावरून कथा लेखन. पॉइंट्स दिए जाते हैं, मुद्दे मतलब पॉइंट्स, और पॉइंट्स देने के बाद बच्चे वो स्टोरी को बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं. बट अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो भी पॉइंट्स दिए तो तुम्हें उसके लिए हेडिंग भी डालना पड़ेगा और नीचे तात्पर्य भी लिखना पड़ेगा. तो जैसे तुम लोगों को पॉइंट्स दिया जाता है उसके हिसाब से तुम्हें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, और वैसे ही तुम्हें ऑर्डर वाइज स्टोरी लिखना पड़ता है. फिर यहाँ एक सामने स्क्रीन पे देखो, कुछ पॉइंट्स तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं. कोल्हा व कर्कोच्या मैत्री. कोल्ह्याने कर्कोच्याला जेवायला बोलवणे. उथळ थाळीत खीर देणे. कर्कोच्याला खीर न खाता येणे. कर्कोच्या उपासी. कर्कोच्याने कोल्ह्याला जेवायला बोलावणे. सुरईत खीर देणे. कोल्हा उपाशी. और लास्ट में जो है तात्पर्य तुम्हें लिखना है. तो देखो यहाँ पे, अभी देखो, पहला कोल्हा जो है कर्कोचा को अपने घर पे खाना खाने बुलाता है, और उसको जो है ऐसे थाली में खीर देता है. लेकिन कर्कोचा वो खीर नहीं खा पाता है, क्योंकि उसको ऐसे उसकी चोंच जो है लंबी होती है और उसको वो खाना नहीं जमता है, तो खा नहीं सकता है कर्कोचा, और ऐसे ही भूखे पेट वो वापस आ जाता है. तो ऐसे ही कर्कोचा एक बार फॉक्स को अपने घर पे खाना खाने बुलाता है, और उसको सुरई में, मतलब जिसमें वो खाता है हमेशा वही बर्तन में उसको खाने को देता है. सुरई ऐसे लंबी होती है और उसमें ऐसा चोंच डाल के वो खा सकता है. तो कुल्ला कुल्ला जो होता है उसको भी वो खाने नहीं जमता है. तो यहाँ पे क्या होता है, कुल्ला जैसे फॉक्स ने उसके साथ किया वैसे ही वो उसके साथ करता है, मतलब जशास तसे. तो देखो यहाँ पे स्टोरी का स्टार्टिंग किया है. अभी कोल्हा और कर्कोचा
मुंबई में नहीं रह सकते, सिटीज में नहीं रह सकते, वो लोग कहाँ पे रहेंगे? जंगल में ही रहेंगे। तो हम लोग एक कोई जंगल था, ये नाम का जंगल था, वो जंगल था, ऐसे हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर वर्ड जो है सेम सेम स्टोरी में आते हैं, जैसे जंगल है, नदी है, फिर एनिमल्स के नाम आते हैं, या कुछ ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर्स अगर हमें लेना है तो कोई भी नाम हमें जो अच्छे लगते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, ऐसे नामों का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, सुंदरबन नावाचे जंगल होते, जंगलाच्या मधोमध वारणा नदी वाहत होती। देखो, जंगल का नाम भी हमें एक हमें याद कर लेना है कि कोई भी जंगल का नाम, नदी उसमें आती, क्योंकि जंगल में नदी का होना जरूरी रहता ही है, थोड़ा बहुत झरना रहता है, पानी बिना पानी का जंगल नहीं होता है। त्या नदीवर कोल्ह्याला भेटला एक करकोचा। देखो, एक सुंदरबन नाम का जंगल था और वो जंगल में एक नदी बहती थी, वो नदी पे कोल्हा और करकोचा एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों की फ्रेंडशिप होती है। पुढे त्यांची मैत्री जमली। एकदा कोल्ह्याला वाटले करकोचाची जरा गंमत करावी, त्याने करकोचाला जेवायला बोलवले। देखो, फिर दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और कोल्लोबा ने सोचा कि मुझे एक बार करकोचा की मैं उसकी मजाक ये करूंगा, तो वो उसको अपने घर पे खाना खाने बुलाता है। करकोचा कोल्ह्याच्या घरी जेवायला गेला। कोल्ह्याने केली होती खीर। कोल्ह्याने क्या बनाई होती? खीर बनाई होती है। त्याने खीर वाढली सपाट ताटात। देखो, उथड़ थाळीत मतलब ऐसा प्लेन थाली ज्यादा ये नहीं होती, गहरी नहीं होती है, ऐसे सपाट होती है। त्याने एक ताट खरकोच्या पुढे और दुसरे ताट आपल्या पुढे घेतले. कोल्हा म्हणाला, मित्रा, कर सुरुवात खायला. पण करकोच्याला खाली वाकून ताटातली खीर काही खाता येईना. कोल्ह्याने मात्र सगळी खीर खाल्ली. करकोच्याला फार राग आला, पण तो गप्प बसला। देखो, अभी कोल्हा जो है सारी खीर खा जाता है, क्योंकि उसको आदत रहती है वो सपाट थाली में खाने की, लेकिन करकजा को वो खीर खाने नहीं है जमती वो प्लेट में, तो वो ऐसे ही खाली पेट रहता है और उसको गुस्सा आता है और वो शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है कोल्होबा को। पुढे काही दिवसांनी करकोचाने कोल्ह्याला जेवायला बोलवले। देखो, पुढे काही दिवसांनी करकोच्याने कोल्ह्याला जेवायला बोलवले. कोल्हा करकोच्याच्याच घरी गेला. करकोच्याने खीर वाढली सुरईत. एक सुरई आपल्या पुढे घेतली. करकोचा म्हणाला, "हं कोल्होबा, करा सुरुवात. तुम्हाला खीर फार आवडते ना, म्हणून मुद्दाम केली आहे. लाजू नका, खा, पोटभर खा." करकोच्याचा लांब चोच सुरवईत घालून खीर खात होता, पण कोल्ह्याला मात्र सुरईतील खीर खाता येईना. तो शर्मेने खाली मान घालून निघून गेला। देखो, भी अगर हम लोग किसी को इनवाइट करते अपने घर पे, सपोज नॉन वेज खाने वाले, नहीं खाने वाले, वेज खाने वाले, और हम लोगों ने उनके लिए नॉन वेज बनाया, तो वो लोग खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। फिर कैसे उनको गुस्सा लगेगा और वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे हुआ, दोनों वो खीर बनाता है लेकिन उसको सही प्लेट में खाने को नहीं देता है और वो खा नहीं पाता है। वैसे ही वो उसके साथ में करता है कि उसको सुरई देता है खाने में, खीर डाल के सुरई उसके सामने रखता है, लेकिन कोल्लोबा को वो सुरई में खीर खाने नहीं जमता है। तो तभी उसको रियलाइज होता है, तो शर्मेने खाली मान घालून निघून गेला। शर्मेने मतलब उसको इंसल्टिंग फील होता है, मतलब उसको पता चल जाता है, रियलाइज होता है कि अरे मैंने भी करकोचा के साथ में ऐसे ही किया था, मेरा फ्रेंड होने के बाद भी मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है। तो वो कुछ बोल नहीं पाता है उसके सामने, वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। तो देखो, यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी, जगात शेराला सव्वा शेर हा भेटतोच। मतलब जैसा हम लोग किसी के साथ करेंगे वैसा ही हमें उसके साथ करना है। म्हणून स्टोरीला हेडिंग काय आहे? जशास तसे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है मुद्द्यावरून कथा लेखन। उसके बाद जो है, अभी देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग दिया हुआ है, एंडिंग कैसे करना है वो देखा, शब्दांवरून कथा लेखन कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उसके हिसाब से हमें स्टोरी कैसे लिखना है वो देखा। थर्ड हम लोगों ने देखा कथा बीजावरून कथा लेखन कशी करायची, म्हणजे स्लोगन दिलेलं असतं आणि त्यावरून आपल्याला कथा लिहायची असते, त्यामध्ये कोणतेही पॉइंट्स दिलेले नसतात, शब्द दिलेले नसतात किंवा सुरुवात किंवा शेवट हा दिलेला नसतो, फक्त एक स्लोगन दिलेलं असतं.
यानी वो स्लोगन के ऊपर से ही हमें कथा बनानी पड़ती है, स्टोरी बनानी पड़ती है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कथेचा उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध कंप्लीट करने। मतलब स्टोरी की एंडिंग दी है और हमें उनकी उसकी स्टार्टिंग लिखनी है। तो मैं बार बार वही चीज तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है तुम्हारे सामने अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टिंग है कि एंडिंग है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, फर्स्ट लाइन जब स्टार्ट हो रही है तो उसके सामने डॉट डॉट है, मतलब ये कथे का एंडिंग है, स्टोरी का एंडिंग दिया हुआ है। स्टार्टिंग दिया है तो लास्ट में तो माघारी फिरला, लास्ट में तुम्हारे डॉट्स दिखाई देंगे, तो उससे पता चलेगा कि हमें स्टोरी का एंडिंग करना है, बिगिनिंग दिया है। तो यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें तुम्हें स्टोरी का एंडिंग दिया है और तुम्हें उसकी स्टार्टिंग करनी है, बराबर। तो अभी पहले तुम्हें ये क्वेश्चन है पूरा, 3-4 लाइन का पूरा क्वेश्चन है, इसको तुम्हें आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है और नहीं लिखना चाहिए। पहले उसको रीड करना है, रीड करने के बाद थोड़ा कुछ समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है इसमें, किससे रिलेटेड स्टोरी है, क्या मैटर लिखना पड़ेगा। तो देखो हम लोग उसको पहला रीड करते हैं। त्याने द्वारपालाला विचारले, कोणाला मिळाली ती जागा। अभी द्वारपाल मतलब जो गेट पे खड़ा रहता है रक्षक, उसको द्वारपाल बोलते हैं। त्याने द्वारपालाला विचारले, कोणाला मिळाली ती जागा। द्वारपाल म्हणाला, एका काळ्या ढगाला। कारण उन्हाळ्याच्या दिवसात तप्त झालेल्या धरती मातेला शांत करण्यासाठी त्याने धरतीवर पाऊस पाडला व आपले जीवन त्याग करून धरती मातेला जीवनदान दिले। या महान कार्यामुळेच त्याला स्वर्गातील जागा मिळाली। द्वारपालाचे हे बोलणे ऐकून पांढऱ्या ढगाचा गर्व गळून गेला व तो माघारी फिरला। अभी देखो यहाँ पे जो है काला बादल, काला ढग, उसके बाद क्या बताया गया है, मतलब पांड्रा ढग, ये दो है और दोनों के बारे में हमें अभी स्टोरी लिखना है, काला ढग आणि पांढरा ढग। और काला ढग पांढरा ढग जो है स्वर्ग में जाता है और वहां पे द्वारपाल को पूछता है, द्वारपाल उसको बताता होगा कि अभी जगह खाली नहीं है स्वर्ग में। तो वही वो पांढरा ढग जो है, सफेद बादल जो है, उसको पूछता है कि एक ही जगह थी और वो किसको मिली फिर? सबसे पहले तो मैं आया हूँ। तो देखो वो बोलता है कि नहीं, जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया है, उसी को वो जगह मिली है। मतलब जब भी हम लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें स्वर्ग में जगह मिलती है या हमारे साथ अच्छा होता है। ओके, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है स्टोरी का एंडिंग दिया है और हमें अभी स्टार्टिंग उसका लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं स्टार्टिंग। अभी हमें पता चल गया यहाँ पे एक काला बादल है, सफेद बादल है, दोनों के बीच बात होएगी, संवाद संवाद होएगा, मतलब दोनों कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, वो सब अलग अलग अपनी तरीके से सोच सकते हैं और अपने तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। बट मैटर क्या होना चाहिए उसमें? काला बादल, सफेद बादल, ये दो चीज होनी ही चाहिए उसमें। नहीं तो यहाँ पे बादल के बारे में स्टोरी दिया हुआ है और तुम लोग अपने फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे, बताएंगे आरुष, रोशन, ऐसा कुछ बताएंगे तुम लोग, तो ये नहीं चलेगा। स्टोरी में जो दिया है, जैसे एनिमल्स, इसके पहले हम लोगों ने एनिमल्स देखे, कोल्ला और खरकोचा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अर्नव देखा, ह्यूमन बींग देखा। अभी यहाँ पे जो है काला बादल और सफेद बादल, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है स्टोरी लिखने के टाइम। तुम लोगों को ये पॉइंट्स पहले ध्यान में आना चाहिए कि हमें किससे रिलेटेड स्टोरी लिखनी है। ओके, तो देखो नेक्स्ट जो है पूर्वार्ध, यहाँ पे दिया है कि हमें अभी पूर्वार्ध स्टार्टिंग से हमें स्टोरी लिखनी है। दोन ढग होते, अभी देखो हम लोगों ने जो एंडिंग पढ़ा उसमें हमें काला बादल, सफेद बादल ये मिला। हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे? दोन ढग होते, एक काला आणि एक पांढरा। हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे ऐसा दिया है। इसको हम लोग रट्टा भी नहीं मार सकते हैं कि यही XYZ टॉपिक पर्टिकुलरली एग्जाम में आएगा और उसको हम लोग रट्टा मार के वही सेम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। राइटिंग स्किल में क्या होता है? इमेजिनेशन, तुम्हारा लिखने का, तुम लोग क्या सोच सकते हो और क्या लिख सकते हो, अपनी मर्जी से तुम्हें लिखने का चांस वहां पे मिलता है। तो देखो यहाँ पे देखो, दोन ढग होते,
एक काळा एक पांढरा. पांढरा ढग घाईघाईने वर आकाशाच्या दिशेने धावत होता. काला ढग मात्र पृथ्वीच्या दिशेने धावत होता. अभी देखो सबको पता है काला बादल और सफेद बादल, सबने देखा होगा काला बादल कैसे होता है। बारिश के सीजन में हमें काले बादल दिखाई देते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब बारिश होने वाला रहता है तब बहुत सारे काले बादल आसमान में जमा हो जाते हैं और जब बारिश एक बार हो जाती है, गिर जाती है तो काले बादल दिखाई नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं आसमान में से। तो हमें ये भी पता है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, काला बादल मतलब बारिश होता है और सफेद बादल मतलब बारिश नहीं होता है ना? तो काळा ढग पृथ्वीच्या दिशेने धावत होता. दोघांची भेट झाली. पांढऱ्या ढगाने काळ्या ढगाकडे जरा तोंड वेडावून पाहिले व विचारले, "तू कुठे निघालास?" काळ्या ढगाने उत्तर दिले, "पृथ्वीवर." काळ्या ढगाने विचारले, "आणि तू?" "स्वर्गात." पांढरा ढग म्हणाला, "देखो." दोनों में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है दोनों में। वो एक दूसरे को पूछ रहे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो काला बादल बोलता है कि मैं धरती पर जा रहा हूँ, पृथ्वी मतलब धरती। और सफेद बादल क्या बोलता है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। पांढऱ्या ढगाला आपल्या सौंदर्याचा गर्व होता। देखो, जो सफेद बादल है उसको अपना सुंदरते का उसको ये था, वो गर्व था। त्याला असे वाटत होते. आपल्याला स्वर्गातील जागा सहजच मिळेल. जो सफेद बादल था उसको क्या लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सफेद हूँ, अ, तो मुझे स्वर्ग में मुझे ही जगह इझिली मिल जाएगी. दोघेही वेगाने आपल्या दिशेने निघाले होते. पांढरा ढग स्वर्गाच्या दाराशी पोहोचला. द्वारपाल त्याला आत प्रवेश देईना. पांढऱ्या ढगाने कारण विचारले. द्वारपाल म्हणाला, "स्वर्गात एकच जागा होती, ती आता भरली." पांढऱ्या ढगाला आश्चर्य वाटले. माझ्यापुढे कुणीच नव्हते. मग जागा कशी भरली? तो अभी जो पांढरा बादल होता है, सफेद बादल, उसको आश्चर्य होता है कि मेरे सामने तो कोई नहीं था मेरे आगे, तो जगह कैसे भरी? वो जगह तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी। किसको मिली होगी वो जगह? तब वो द्वारपाल उसको बताता है कि वो जगह जो है स्वर्ग में काले बादल को मिली है. देखो यहाँ पे द्वारपाल म्हणाला एका काळ्या ढगाला किसको मिली वो जगह? काले बादल को. क्यों मिली उसका कारण भी इसने बताया. देखो, उन्हाळ्याच्या दिवसात तप्त झालेल्या धरती मातेला शांत करण्यासाठी त्याने धरतीवर पाऊस पाडला. देखो, अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हुआ है और हमें बहुत सारे सफेद बादल जो है आसमान में दिखाई देंगे. लेकिन जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ जून, जो किसान होता है वो आसमान की तरफ देखता है, सफेद बादल देख के वो खुश नहीं होता है, वो काले बादल देख के खुश होता है, क्योंकि काला बादल जो है बारिश करता है, बारिश होती काले बादल से और वो बारिश से किसान की फसल उगती है। इसके लिए वो उसकी राह देखते रहता है कि कब आसमान में काला बादल आएगा और कब बारिश आएगी। तो ये जो है यहाँ पे देखो तात्पर्य लिखा है, त्यागानेच व्यक्ती महान बनतात. ओके, तो हम लोग ऐसे इजीली भी कोई चीज हमें नहीं मिलती है, कोई भी चीज के लिए हमें कष्ट करना पड़ता है, मेहनत लेनी पड़ती है और उसी के बाद हम लोग महान व्यक्ति बन सकते हैं. अभी देखो तुम लोगों का 10th का ईयर है और अगर तुम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो तुम्हें एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. तो ये है कि हमें किसी भी मतलब हमें त्याग करना पड़ता है पहले. अभी बच्चों के लिए त्याग मतलब क्या होता है, जैसे टीवी ज्यादा नहीं देखना है, उसको अवॉइड करना है, खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना है क्योंकि 10th है. ओके, 10th का तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है और उसी हिसाब से तुम्हें क्या करना है, अपना टाइम जो है खुद के पढ़ाई के लिए देना है. उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कथा लेखन का, शब्दांवरून कथा लेखन. ये पहले ही मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कुछ शब्द दिए जाते हैं और उससे हमें कथा लिखनी पड़ती है. ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे देखो हेडिंग पहले से यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोगों को, तो ऐसे हेडिंग तुम लोग दे सकते हो, स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो फुलपाखरू मतलब बटरफ्लाई, पतंग फिर से आया वर्ड, क्रिकेटचा खेळ, क्रिकेट सबको पता है, और आकाश. ये चारों वर्ड से रिलेटेड तुम्हें जो है वो स्टोरी बनानी है.
तो यहाँ पे देखो ये स्टोरी बनाई हुई है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. उसके बाद तात्पर्य देखो, आपल्या मनोरंजनामुळे वागण्यामुळे त्रास होऊ नये. देखो हम जो भी खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, और बार बार अगर बॉल किसी को लग रहा है, जैसे बूढ़े लोग बाहर बैठे हैं उनको लग रहा है, या कुछ भी हम लोग खेल रहे हैं और उससे दूसरों को अगर तकलीफ हो रही है, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए. हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, ऐसी चीजें हमें नहीं करना है. ऐसी स्टोरी है. यहाँ पे देखो कथा बीज दिया है, अप्रामाणिकपणाचे फळ. कथा बीज अगर दिया है तो मतलब स्लोगन दिया है, तो उसके ऊपर हमें स्टोरी बनाना है. उसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कैरेक्टर सेम होना चाहिए, तुम्हारा जो भी है वो सब सेम होना चाहिए. यहाँ पे देखो स्टार्टिंग दिया है, लास्ट में देखो डॉट डॉट, लोकांनी तिच्याशी संबंध तोडले. तो ये क्या है, तुम्हारा बिगिनिंग दिया हुआ है स्टोरी का, तुम्हें एंडिंग करना है. और यहाँ पे हेडिंग भी देना है. लास्ट में जो है तात्पर्य लिखना है. ओके. उसके बाद जो है यहाँ पे देखो पॉइंट्स दिए हैं, दिलेल्या मुद्द्यावरून कथा लेखन करणे. देखो तुम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने हिसाब से स्टोरी लिख सकते हो. देखो ये स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे सामने, और लास्ट में जो है तात्पर्य लिखा है. उसके बाद ऐसे मतलब 4-5 टाइप्स के तुम्हें स्टोरी लिखने के लिए आते हैं टॉपिक्स, और उसके हिसाब से तुम्हें स्टोरी लिखना होता है. ओके. हेलो. हेलो. हेलो मैम. Yes, ma'am. We can start. We can stop here. या. Okay. Thank you. ओके मैम. वेलकम.